हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 2 में दिया गया है। तो भाग 2 में किसके बारे में बात की गई है? नागरिकता के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं भाग 1 और अनुसूचियों के बारे में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो अभी हम आज बात करने वाले हैं भाग 2 के बारे में, जो भाग 2 में है नागरिकता। तो नागरिकता जो है भारत के संविधान में कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अच्छा, भारतीय नागरिकता कौन सी नागरिकता है, एकल या दोहरी? तो भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता क्या मतलब है? देखिए समझिए, एकल नागरिकता का मतलब ये है कि नागरिक आप बस सिर्फ देश के हैं, किसी राज्य के नहीं हैं। अगर मान लीजिए आप उत्तराखंड में रहते हैं तो आप उत्तराखंड के निवासी होंगे, लेकिन नागरिक कहाँ के होंगे? भारत देश के होंगे। तो ये है एकल नागरिकता। जैसे अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। तो वहाँ पे राज्य भी आपको नागरिकता देता है और देश भी नागरिकता देता है। लेकिन भारत की नागरिकता दोहरी नहीं है। कौन सी है? एकल नागरिकता है। और किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इतनी बात आपको याद रखना है। अब भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, तो किस अनुच्छेद से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। तो हम बारी बारी से सारे अनुच्छेद को देख लेते हैं, यानी सारे आर्टिकल को देख लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? अनुच्छेद 5 ये बोलता है कि जो प्रारंभ में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जो लोग भारत में रह गए उनको अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता दे दी गई थी। अनुच्छेद 6 ये बोलता है कि कुछ लोग थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे, तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनको भी नागरिकता दी गई थी। अगर उनको परमिट का फॉर्म भरना था 6 महीने, अगर 6 महीने वो लोग भारत में रहते थे तो उन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाती थी, शुरू में जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। अनुच्छेद 7 यानी आर्टिकल 7 क्या बोलता है? आर्टिकल 7 ये बोलता है कुछ लोग ऐसे थे जो बंटवारे के समय में भारत में थे, लेकिन उनके मन में आया कि नहीं पाकिस्तान में ठीक है, तो वो पाकिस्तान चले गए। फिर उनको ये लगा कि नहीं पाकिस्तान नहीं, भारत में ही सही है, तो फिर वो पाकिस्तान से कहाँ आए? भारत में आए। यानी भारत में थे, पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से कहाँ आए? भारत आए। तो अनुच्छेद 7 वैसे लोगों को भी नागरिकता देता है, अगर वो 1 मार्च 1947 से पहले आए हों। तो अगर उसके बाद आए थे तो उन्हें भी परमिट के आधार पर ही नागरिकता मिलेगी, जो 6 महीने की कार्यावधि है वो पूरा करने के बाद। अब ये 5, 6, 7 ये तो जब भारत का बंटवारा हुआ था उस टाइम की बात है, उस टाइम के अनुच्छेद हैं, उस टाइम के हिसाब से नागरिकता की बात करते हैं तीनों अनुच्छेद। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 8 की, यानी अनुच्छेद 8 की। तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी भ्रमण के लिए गया हो, यानी बाहर घूमने गया है या बाहर नौकरी करने गया है या बाहर पढ़ने गया है किसी दूसरे देश में, तो उसकी नागरिकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वो भारत का ही नागरिक रहेगा। अगर मान लीजिए आप ही हैं, आप बाहर शिक्षा प्राप्त करने गए, पढ़ने गए या किसी नौकरी के पर्पज़ से गए या फिर घूमने गए किसी दूसरे देश में, तो आपकी नागरिकता जो है भारतीय नागरिकता वो ख़त्म नहीं होगी, यानी नागरिकता आपकी बनी रहेगी। आर्टिकल 8 ये बोलता है। आर्टिकल 9 क्या है, यानी अनुच्छेद 9 क्या बोलता है? अनुच्छेद 9 ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति है उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता क्या होगी? उसकी ख़त्म हो जाएगी। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 9 में ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 10 में ये लिखा हुआ है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी, तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम ना कर दो या दिवालिया घोषित ना हो जाओ या पागल घोषित ना हो जाओ। तो आर्टिकल 10 में ये लिखा है कि नागरिकता का बना रहना कब तक? जब तक आप देश विरोधी काम ना कर दो, पागल ना हो जाओ या दिवालिया घोषित ना हो जाओ। आर्टिकल 11 क्या बोलता है? आर्टिकल 11 ये बोलता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है, यानी नागरिकता संबंधी जितने भी कानून हैं वो कानून कौन बनाएगा? तो वो संसद बनाएगी। कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। लेकिन रूपरेखा कौन तैयार करेगा? तो रूपरेखा तैयार करेगा आपका गृह मंत्रालय। नागरिकता संबंधी जितने भी कानून हैं उसको बनाएगा कौन? संसद बनाएगी। लेकिन रूपरेखा कौन तैयार करेगा? वो तैयार करेगा गृह मंत्रालय, यानी होम मिनिस्ट्री। तो ये थे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी आर्टिकल 11। अब हम बात करते हैं इसमें जो अभी नागरिकता जो आपका आया था ना, CAA बहुत चर्चा में था, 2020 में दंगे वगैरह हो रहे थे, इसका विरोध हो रहा था, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। 2019 में ये बिल पास हुआ था संसद से, 2020 में ये लागू हो गया था पूरे देश में। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस बिल के बारे में। इसके बाद फिर देखेंगे हम कि नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं और नागरिकता समाप्त कैसे होती है। ठीक है, तो CAA और NRC जो ये
कानून आए थे 2, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम आया था। अभी एनटीपीसी में यही एग्ज़ाम आया था कि जो CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो किस वर्ष से पहले आए हुए लोगों को नागरिकता देने की बात करता था। तो 4 ऑप्शन से 2014, 2019, 1947, 1950। तो जिसका सही होगा 2014। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा यहीं से। देखिए, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, जिसे CAA बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 में ये मतलब बिल पास हुआ, ठीक है। और 2020 में क्या हुआ, ये पूरे देश में लागू हो गया। तो देखिए, ये 2 बातें करता था। पहली बात तो ये था इसमें कि 2014 से पहले जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं भारत में उनको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। ये कानून पहला क्या बोलता था कि 2014 से पहले जो भी भारत में रह रहा है उसको क्या होगा, नागरिकता दी जाएगी। दूसरी कंडीशन ये थी कि 3 देशों को टारगेट किया गया था। कौन कौन से देश थे? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश। यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जितने भी व्यक्ति हैं, अगर वो 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी, और 2014 के बाद आए हैं तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अब इसमें भी कंडीशन थी, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनमें भी वो लोग कौन होने चाहिए, 2 टाइप के लोग होने चाहिए, जिनको वहाँ पे धार्मिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, या जो वहाँ पे क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं। बात को समझना, जो ये कानून था CAA, ये कानून ये कहता था कि पहली बात तो ये कहता था कि 2014 से पहले जो व्यक्ति भारत में, मतलब 2014 से पहले जो व्यक्ति भारत में रह रहा है उसको नागरिकता दी जाएगी। दूसरी कंडीशन ये कहता था ये कानून कि 3 देश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वो क्या होने चाहिए, अल्पसंख्यक होने चाहिए, और वहाँ पे वो क्या होने चाहिए, धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हों। तो आप बताओ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों मुस्लिम कंट्री हैं। तो तीनों मुस्लिम कंट्री हैं, अब यहाँ पे मुसलमान तो अल्पसंख्यक होंगे नहीं, क्योंकि भाई जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे मुसलमान तो बहुसंख्यक होंगे ना। तो वहाँ पे जैन, पारसी, हिंदू, सिख, ईसाई ये लोग अल्पसंख्यक हो सकते हैं, बौद्धिस्ट वगैरह। तो अल्पसंख्यक में मुसलमान तो आएंगे नहीं। तो यानी जो नियम दूसरा है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग अल्पसंख्यक और धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे थे, उन लोगों की कैटेगरी में से तो मुसलमान बाहर हो गए। यानी मुसलमानों को तो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप, अगर कोई मान लो मुसलमान है, वो 2015 में मान लो बांग्लादेश से आया कैसे भी, और आके मुस्लिम है, बांग्लादेश से आया और आके रहने लगा, ठीक है, चाहे कहीं से भी आया, मुस्लिम है वो, बांग्लादेश से आया, पाकिस्तान से आया, अफ़गानिस्तान से आया, कहीं से भी आया, वो आके मान लीजिए कहाँ रहने लगा, भारत में रहने लगा, ठीक है। तो उससे अब इस कानून, जो CAA कानून आया था 2020 में, जो चल रहा था कानून, जो लागू हुआ था, इस कानून के तहत उससे पूछा जाएगा कि अपनी कोई ऐसी ID दिखाओ, ऐसा प्रमाण पत्र दिखाओ जो 2014 से पहले आप यहाँ पे आगे रह रहे हो उसको प्रूफ करता हो। तो वो दिखाएगा जितने प्रमाण पत्र। तो वो आया कब है, 2015 में। तो पहली कैटेगरी से तो बाहर हो गया, क्योंकि 2014 से पहले आया होता तो उसको रखा जाता, लेकिन वो आया कब था, 2014 के बाद। तो यहाँ पहली कैटेगरी से तो बाहर हो गया। अब दूसरी कैटेगरी से उसको पूछा जाएगा, ठीक है, आप कहाँ से आए हो, तो वो बोलेगा मान लो हम बांग्लादेश से आए हैं, ठीक है। अब अगर वो बोलता है कि मैं बांग्लादेश से आया हूँ, तो उससे पूछा जाएगा क्या आप बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, तो लेकिन वो है क्या, मुसलमान है। तो मुसलमान है तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक होगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम जो है वहाँ पे क्या है, बहुसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यक भी नहीं है। फिर उससे पूछा जाएगा ठीक है, आप बांग्लादेश से आए हो, अल्पसंख्यक नहीं हो, क्या आपको वहाँ पर धार्मिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। धार्मिक प्रताड़ना का मतलब ये है आपके धर्म के लोगों को, वहाँ पे आपके धर्म के लोगों पर अत्याचार होता था। तो भाई मुस्लिम है तो बांग्लादेश में मुस्लिम लोगों पर अत्याचार कौन करेगा, वहाँ पे तो सारे मुस्लिम लोग हैं। तो यानी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों में वो अप्लाई नहीं करता है, यानी उसको CAA जो कानून है उसके तहत उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ये था CAA 2020 का कानून, ठीक है। एक और था NRC, एक और क्या आया था, NRC में देखो क्या था, NRC में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जैसे क्या हुआ था ना, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में। तो उस टाइम जब बांग्लादेश में युद्ध का माहौल था, लड़ाई चल रही थी, अशांति थी, तो बहुत सारे लोग बांग्लादेश से कहाँ आ गए थे, असम वगैरह में आके बस गए थे, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर क्या है, इधर ही है, त्रिपुरा, मेघालय इधर लगा हुआ है। तो वो सारे लोग कहाँ पे आ गए थे, असम में आ गए थे। और स्टेट में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, वो वैसे ही अपने में कुकी, महती वगैरह, चकमा, रियांग ये अपने में भिड़ते रहते हैं, तो किसी और को कहाँ से आने देंगे। लेकिन असम में ऐसा नहीं है, असम में वो लोग आके क्या हुए, बांग्लादेशी आके रहने लगे, ठीक है।
तो एनआरसी तब असम वालों ने भी मांग उठाई कि भाई यहाँ पे भी बहुत सारे बांग्लादेशी हैं, इनको भी बाहर भगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश 24 मार्च 1971 से पहले के जो लोग भारत में आए हैं उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी ये एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स, यानी उसने ये बोला कि 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग आए हैं भारत में वो अपना प्रूफ दिखाएं और भारत के नागरिक को माने जाएंगे। तो 1971 का अब क्या कहते हैं कि डॉक्यूमेंट किसके पास होगा, तो ऐसे मतलब अब क्या हुआ, यहाँ पे भी मुसलमान जो लोग थे वो लोग यहाँ से भी बाहर हो गए क्योंकि उनके पास ये भी प्रूफ नहीं था। ठीक है, तो एनआरसी जो था, अगर सवाल पूछा जाता है कि एनआरसी कहाँ पे लागू हुआ था, तो एनआरसी सिर्फ असम में लागू हुआ था। और सीए जो था ये कहाँ लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था पूरे भारत में। अब देखो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, सीए जो आया था, जो नागरिकता जो कानून था सीए, उसके तहत किस वर्ष से पहले आए लोगों को भारत का नागरिक माना जा रहा था, तो 2014 से पहले आए लोगों को। ठीक है, और वो अल्पसंख्यक और धार्मिक प्रताड़ना उन्होंने न झेली हो। कितने देशों को टारगेट किया गया था सीए जो कानून आया था उसमें, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 3 देशों को। तो उम्मीद करता हूँ आपको सीए और एनआरसी समझ में आया होगा। एनआरसी सिर्फ असम में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियाँ होती हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ होती हैं। पहली है जन्म के आधार पर, यानी 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जिसका जन्म भारत में हुआ है वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। अपवाद में क्या है, जो एम्बेसडर वगैरह यहाँ रहते हैं उनके बच्चों को नहीं माना जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कोई ऐसा भारतीय क्षेत्र है जो शत्रु के अधीन है, वहाँ पे भी कोई बच्चा अगर 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ है तो उसको भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। या फिर कोई घूमने फिरने आया है, उसका बच्चा अगर यहाँ पैदा हो गया तो वो भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जन्म के आधार पे पहला हो गया। दूसरा वंश के आधार पे, उसका मतलब वंश, उसके माता पिता यहाँ के होने चाहिए तो भी उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा अर्जित भूमि के आधार पे, अगर मान लीजिए सिक्किम है, सिक्किम को हमने कहाँ भारत में मिला लिया था, तो सिक्किम के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे क्योंकि हमने उनकी भूमि को क्या कर लिया है, अर्जित कर लिया है। तो तीसरा हो गया अर्जित भूमि के आधार पर। चौथा है पंजीकरण के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। अगर मान लो कोई व्यक्ति है विदेश की नागरिकता कैंसिल करके यहाँ पे आता है और यहाँ पे 7 साल उसको रहना पड़ेगा। कितने साल रहना पड़ेगा, पहले 6 महीने था लेकिन अभी कितना, फिर बीच में 3 साल हुआ 85 में, अभी कितना है 7 साल है। तो यहाँ पे कोई आता है नागरिकता लेना चाहता है विदेशी, तो उसको 7 साल यहाँ रहना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएगा, 7 साल रहना होगा, उसके बाद वो इस योग्य हो जाएगा कि उसको भारत की नागरिकता दी जाए। ठीक है, तो पंजीकरण के आधार पर हो गया। और पांचवा है देशीकरण के आधार पे। देशीकरण के आधार पे क्या है, 12 साल, उसको 12 साल कम से कम भारत में रहना होगा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। और जो 22 भाषाएं हैं ना 8वीं अनुसूची में, उन 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा उसको आनी चाहिए, तब जाके उसको देशीकरण के आधार पे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो ये थी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ। अच्छा, भारतीय नागरिकता समाप्त कैसे होती है, तो अगर मान लीजिए आप पागल हो गए, दिवालिया हो गए, या देश विरोधी कोई काम कर दिया, या आप स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, या किसी और देश की आपने नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, आपकी समाप्त हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये था भाग 2 जिसमें नागरिकता के बारे में दिया गया। हमने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे अनुच्छेद देख लिए और हमने ये भी देख लिया कि जो CAA NRC जो कानून आया था वो क्या था। CAA पूरे देश में लागू हुआ था, 2014 से पहले भारत में आए लोगों को नागरिकता देता था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 देशों को टारगेट किया गया था उसमें, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं और धार्मिक प्रताड़ित हैं उनको नागरिकता दी जाएगी CAA के तहत। NRC सिर्फ असम में लागू हुआ था। ठीक है, तो हमने CAA देख लिया, NRC देख लिया, सारे अनुच्छेद देख लिए और हमने ये भी देख लिया कि नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियाँ हैं, 5 विधियाँ हैं, और नागरिकता समाप्त कैसे होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भाग 2 जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। देखिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है, प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। 7 में क्या है, इंडिया में जो आए थे फिर पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत में आए उनको नागरिकता दी गई। 1 मार्च 1947 पहले अगर आ गए तो बाद में आए तो परमिट के आधार पर मिली। 8 में क्या है, 8 में ये बाहर पढ़ने गए, घूमने गए या शिक्षा प्राप्त करने गए तो नागरिकता खत्म नहीं होगी, नागरिकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 9 में ये है, कहीं और की नागरिकता ले ली किसी और देश की तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 में ये है, आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम ना कर दो, पागल ना हो जाओ, दिवालिया घोषित ना हो जाओ, तब तक नागरिकता आपकी बनी रहेगी, अनुच्छेद 10 के।
अनुसार। और 11 अनुच्छेद 11 क्या बोलता है कि नागरिकता संबंधी जितने भी कानून हैं वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। लेकिन रूपरेखा कौन तैयार करेगा, उसका रूपरेखा तैयार करेगी गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री तैयार करेगी। ठीक है। अच्छा, नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता है, कौन सी नागरिकता है, भारत की एकल नागरिकता है। तो ये कंप्लीट आपका भाग 2 हो गया यहाँ पे। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।